नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने MSME के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने MSME के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। MSME आया है, तो MSME के बारे में जान लेते हैं। M से माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण राणे। तो MSME के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। एक्सिस बैंक का जो उद्घाटन था वो भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था और 2007 के पहले एक्सिस बैंक का नाम यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी का पुनर्विकास करेगी? तो एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी है और धारावी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। तो अडानी ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक जो धारावी है उसका पुनर्विकास करेगी। अब महाराष्ट्र आया है, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है, विधानसभा की 288 सीट है और विधान परिषद की 78 सीट है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय है और महाराष्ट्र में लोनार झील पाई जाती है। जो लोनार झील है इसका जो जल है ये गुलाबी है। लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ। लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ। महाराष्ट्र में लावड़ी नृत्य है और तमाशा नृत्य, अर्थात लावड़ी और तमाशा नृत्य महाराष्ट्र का नृत्य है। महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव, महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव होता है। महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन होता है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। चलिए महाराष्ट्र को अब मैप में देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र का मानचित्र है। तो महाराष्ट्र के उत्तर में मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर गुजरात है और महाराष्ट्र के पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य है और महाराष्ट्र के दक्षिण और पूर्व में तेलंगाना राज्य है। महाराष्ट्र के दक्षिण में कर्नाटक राज्य है। जो महाराष्ट्र राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से
महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र है। ये जो महाराष्ट्र है तो ये महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है। यहाँ गोवा है और यहाँ ऊपर गुजरात है। तो महाराष्ट्र का दो तट है। जो महाराष्ट्र का तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं। यहाँ मुंबई है। मुंबई में मुंबई बंदरगाह या नौमा बंदरगाह है। ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ का दावा किया गया है? हाल ही में दुनिया का कहाँ सबसे पुराना देवदार के पेड़ का दावा किया गया है? उड़ीसा में या जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ का दावा किया गया है। अब जम्मू कश्मीर आया है तो जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, जिसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है और लानकला दर्रा स्थित है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है, लानकला दर्रा स्थित है। जम्मू कश्मीर में दाचीगम नेशनल पार्क है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है और हेमिस महोत्सव लद्दाख में होता है। जम्मू कश्मीर में दाचीगम नेशनल पार्क है और लद्दाख में हेमिस महोत्सव और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का नृत्य रऊफ है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया। मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी जम्मू कश्मीर करेगा। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव का आयोजन जम्मू में हुआ। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे बड़े ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील है, वुलर झील है और जो वुलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आईसीसी के तीनों
फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। तो भारत देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। आईसीसी आया है तो आईसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। और इसके अध्यक्ष यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। ग्रेग बर्कले हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई। मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में है और आईसीसी के अध्यक्ष या चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं, जो न्यूजीलैंड देश के हैं। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर अपना भारत देश है। तीनों फॉर्मेट मतलब T20, वनडे और टेस्ट मैच, तीनों में अपना भारत देश नंबर 1 पर है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। किसको? श्रीलंका को हराकर। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है श्रीलंका को हराकर। एशिया कप 2023 का मेजबान देश पाकिस्तान और श्रीलंका था। एशिया कप 2023 में मैन ऑफ द मैच सिराज को दिया गया है और मैन ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव को दिया गया है। अगला पॉइंट है, भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने 4थी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 अर्थात विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच कहाँ बैठक हुई है? तो सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच वियना में बैठक हुई है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में है। अब सिंधु जल विवाद को समझ लेते हैं। ये हमने जो सिंधु नदी है उसका मैप पहले बना लिया है ताकि टाइम ना लगे। तो ये सिंधु नदी है। जो सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल समझौता जो है, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में विश्व बैंक ने कराया था। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कब? 1960 ईस्वी में। किसने कराया था? विश्व बैंक ने कराया था। इसके अनुसार जो सिंधु नदी है, चेनाब नदी और झेलम नदी, ऊपर 3 नदियों का जल, जो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कब? 1960 ईस्वी में। किसने कराया? विश्व बैंक ने कराया। ये सिंधु नदी और चेनाब नदी और झेलम नदी, ये ऊपर की 3 नदियों का जो जल है उसको 80% पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% भारत। और जो रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी है, ये नीचे वाली 3 नदियों का जल 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। ये सिंधु नदी है। जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील से निकलती है।
सिंधु नदी मानसरोवर झील के सिंगी खवान ग्लेशियर से निकलती है। ये चेनाब नदी है और ये झेलम नदी है। ये झेलम नदी है ऊपर और नीचे चेनाब नदी है। जो चेनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये रावी नदी है, ये ब्यास नदी है और ये सतलज नदी है। जो सतलज नदी है वो भारत में यांगयाब दर्रे से प्रवेश करती है, भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। जो सतलुज नदी है वो भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में यांगयाब दर्रे से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर। जो सिंधु नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है और सिंधु जल समझौता भारत पाक के बीच 1960 ईस्वी में हुआ था, विश्व बैंक ने करवाया था। इस समझौते के तहत सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, ऊपर की 3 नदियों का जल 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। और ये रावी नदी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ये सिंधु जल समझौता का पूरा विश्लेषण था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ हुआ? गुजरात में या राजस्थान में या गोवा में या महाराष्ट्र में? तो गोवा राज्य में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव का आयोजन हुआ। अब गोवा राज्य आया है तो गोवा राज्य के बारे में जान लेते हैं। गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जो गोवा राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा के जो सीएम हैं प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा में लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और गोवा का जो हाई कोर्ट है वो मुंबई हाई कोर्ट है, लेकिन जो इसका खंडपीठ है वो पणजी में है। गोवा जो है वो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। गोवा राज्य 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ और फिर 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा और दमन दीव को भारत में शामिल किया गया। इसके बाद 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा में महावीर नेशनल पार्क है और गोवा में दूध सागर जलप्रपात है और जो दुग्धधारा जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर है और जो दूध सागर जलप्रपात है ये गोवा में है। गोवा भारत का सबसे शहरी राज्य है। गोवा भारत का सबसे शहरी राज्य है और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्की वेंकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो तेलंगाना राज्य के बंकी वेंकटैया को SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। तेलंगाना राज्य आया है तो तेलंगाना राज्य के बारे में बात जान लेते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन
2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में किया गया था। जो तेलंगाना राज्य है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तिमिलाई सुंदराराजन हैं। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट है, राज्यसभा की 7 सीट है और विधानसभा की 119 सीट है। जो तेलंगाना का हाई कोर्ट है ये हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना में बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। तेलंगाना में बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। जो तेलंगाना राज्य का अगला पॉइंट देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। कार्निंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगी। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद को मिला है। तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेगी। भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी तेलंगाना राज्य करेगा। जो तेलंगाना राज्य है ये पहले अर्थात 2014 के पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके द्वारा 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य को भारत का 29वां राज्य के रूप में गठन कर दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? अब ये अमेरिका आया है, तो ऐसा अमेरिका किसके लिए कर सकता है? सभी लोग जानते हैं, यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के लिए अमेरिका ने नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। यूक्रेन आया है, तो यूक्रेन को हम लोग मानचित्र में देख लेते हैं। ये यूरोप महाद्वीप का मानचित्र है। ये यूरोप महाद्वीप का मानचित्र है। जो यूक्रेन है ये यूरोप महाद्वीप में है। सबसे पहले हम लोग यूरोप महाद्वीप को समझते हैं, इसके बाद में यूक्रेन को समझेंगे। ये नॉर्वे देश है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ये स्वीडन कंट्री है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये फिनलैंड देश है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। और यहाँ पर डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और यहाँ आइसलैंड है। ये पांचों अर्थात नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क और आइसलैंड, ये 5 जो देश हैं इन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। कौन सी कंट्री कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री। इन 5 देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। इसमें कौन कौन देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये बाल्टिक सागर है। और जो बाल्टिक सागर है इससे संबंधित 3 देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। ये 3 देश कौन कौन से हैं? ये है एस्टोनिया, ये एस्टोनिया है, ये लिथुआनिया है, ये लातविया है। तो ये बाल्टिक सागर है। और बाल्टिक सागर से सटे हुए जो 3 देश हैं इन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। तो बाल्टिक देश में कौन से 3 देश हैं? एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, ये 3 देश बाल्टिक देश हैं। ये यूनाइटेड किंगडम है। और ये आइसलैंड है, आयरलैंड है, सॉरी, ये आयरलैंड है। यहाँ फ्रांस देश है। और ये स्पेन देश है। ये पुर्तगाल कंट्री है। और यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी? जिब्राल्टर। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका, सॉरी, यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है
जो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं और ये यूरोप महाद्वीप है, और यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, क्योंकि ये भूमध्य सागर है। ये जो जल वाला भाग दिखाई दे रहा है ये भूमध्य सागर है और इधर अटलांटिक सागर है। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है और यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। इसलिए जो जिब्राल्टर जल संधि है उसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। यहाँ सिसिली द्वीप है, ये सिसिली द्वीप इटली का है और सिसिली द्वीप पर एटना ज्वालामुखी स्थित है। यहीं पर लिपारी द्वीप है और लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये ब्लैक सी है, अर्थात ये जो है काला सागर है, और यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ये रूस है। ये रूस है और ये काला सागर है। अब हम यूक्रेन पर आते हैं। ये यूक्रेन देश है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये यूक्रेन देश है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये मतलब कि जो रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी जो युद्ध चल रहा था, तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं और रूस के जो राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के बीच जो मतभेद था, जिसके कारण यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध हो रहे थे। ये काला सागर है, तो यूक्रेन के नीचे ये काला सागर है। ये तुर्की देश है और यहाँ पर सीरिया है और ये इराक कंट्री है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला पॉइंट है, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 में लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष स्थान पर है और डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 से यूक्रेन के नागरिकों को सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन कैनेडी पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया है? पश्चिमी बंगाल राज्य ने जो राज्यपाल हैं, ये कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया है। जो पश्चिमी बंगाल राज्य है, ये पश्चिमी बंगाल राज्य बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा मिलाता है। पश्चिमी बंगाल राज्य बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा मिलाता है। ये अगला पॉइंट है, शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला पॉइंट है, पश्चिमी बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है। पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी है ये कोलकाता है। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल शेवी आनंदा घोष हैं। पश्चिमी बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है, राज्यसभा की 16 सीट है, और जो पश्चिमी बंगाल का हाई कोर्ट है ये कलकत्ता हाई कोर्ट है और कलकत्ता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिमी बंगाल में जो सुंदरवन है वो पाया जाता है, जिसमें सुंदरी वृक्ष और मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। किसमें? सुंदरवन में, और सुंदरवन पश्चिमी बंगाल राज्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, पश्चिमी बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है।
कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो कैलाश चौधरी ने पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है। जो कैलाश चौधरी हैं ये कृषि मंत्री हैं। जो अनुराग ठाकुर हैं ये खेल एवं सूचना मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला भारत की पहली वित्त मंत्री पूर्णकालिक महिला बनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? 21 सितंबर को या 23 सितंबर को या 22 सितंबर को? तो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और विश्व में सबसे अधिक नारियल इंडोनेशिया में होता है और दूसरे स्थान पर मलेशिया है। और भारत नारियल उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। और भारत में सबसे अधिक नारियल कहाँ? कर्नाटक में होता है। अगला पॉइंट है, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस तथा हिमालय दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। जिन्होंने वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए बलिदान दिया है उनकी याद में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में भारत विश्व का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल कनाडा शहर में हुआ था जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गांडा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? तो नदी उत्सव का चौथा संस्करण दिल्ली में हुआ है। दिल्ली आया है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, अर्थात अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली में जो है दिल्ली को एनसीआर कब बनाया गया? तो दिल्ली को एनसीआर
69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली के लिए विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। फिर 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। जो दिल्ली के राज्यपाल हैं वो विनय कुमार सक्सेना हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट है और विधानसभा की 70 सीट है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है ये भी दिल्ली है और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये नदी आई है तो नदी के बारे में समझ लेते हैं। ये जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, ये पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है। हम लोगों ने इसको पहले बना लिया है ताकि पढ़ाते समय ना लगे। तो ये पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है। सबसे पहले यमुनोत्री ग्लेशियर है, फिर गंगोत्री ग्लेशियर है और फिर केदारनाथ है और फिर बद्रीनाथ है। ये चारों उत्तराखंड में स्थित है। जो बद्रीनाथ है यहाँ पर संतोपथ ग्लेशियर है और केदारनाथ में चोराबरी ग्लेशियर है। तो संतोपथ ग्लेशियर से ये अलकनंदा नदी निकलती है। संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है और जब कुछ दूर आती है तो इसमें सबसे पहले धौली गंगा नदी यहाँ पर मिलती है और जहाँ पर धौली गंगा नदी मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। जहाँ पर धौली गंगा नदी मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। मार्क बदल लेते हैं और फिर आगे बढ़ती है और कुछ दूर आते हैं तो इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है और जहाँ नंदाकिनी नदी मिलती है इसे नंद प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और कुछ दूर आती है तो इसमें पिंडार नदी मिलती है और जहाँ पिंडार नदी मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी और फिर जो केदारनाथ के चोराबली ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। ये मंदाकिनी नदी निकलती है और मंदाकिनी नदी जहाँ पर मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। फिर ये जो गंगोत्री ग्लेशियर से है यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और भागीरथी नदी जहाँ से अलकनंदा में मिलती है उसे देव प्रयाग कहते हैं और देव प्रयाग से ही भागीरथी और अलकनंदा का जो सम्मिलित स्वरूप है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। अर्थात गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग में पड़ा। कहाँ? देवप्रयाग में पड़ा। फिर जो ये यमुना नदी है ये यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये ऐसे ऐसे आती है और फिर जो गंगा नदी है तो यमुना नदी गंगा से प्रयागराज में मिलती है। इसे ही यहीं पर यह प्रयागराज संगम स्थित है। संगम पर 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो यहाँ जो सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, फिर इसके बाद में नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है, फिर देव प्रयाग है और फिर प्रयागराज है। रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, फिर नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है, फिर देव प्रयाग है और फिर प्रयागराज है। अब जो गंगा नदी है, गंगा नदी में दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ और बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है और ये गंगा नदी का बायां तट है। तो गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ सबसे पहले रामगंगा नदी है, फिर गोमती नदी है और फिर घाघरा नदी है, फिर गंडक नदी है, फिर बागमती नदी है, फिर कोसी नदी है, फिर महानंदा नदी है। जो महानंदा नदी है ये गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है।
रिपीट कर लेते हैं। रामगंगा नदी, फिर गोमती नदी मिलती है, फिर घाघरा नदी मिलती है, फिर गंडक नदी मिलती है गंगा में, फिर बागमती नदी मिलती है, फिर इसके बाद में कोसी नदी मिलती है, फिर महानंदा नदी मिलती है। महानंदा नदी गंगा में बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अब गंगा नदी में दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ, तो गंगा नदी में दाहिने तट से 4 नदियाँ मिलती हैं। सबसे पहले यमुना नदी, ये प्रयागराज में मिलती है। फिर है सोन नदी, जो सोन नदी है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से है। और फिर टोंस नदी मिलती है, और फिर करमनासा नदी मिलती है। और जो यमुना नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये चारों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? तो त्रिपुरा ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है। त्रिपुरा आया है, तो त्रिपुरा को हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये त्रिपुरा का मानचित्र है। त्रिपुरा के जो ये त्रिपुरा के उत्तर में बांग्लादेश है, और ये त्रिपुरा के दक्षिण में बांग्लादेश है, और ये त्रिपुरा के पूरब और दक्षिण में बांग्लादेश है। अर्थात जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, एक और यहाँ दूसरा और तीसरा। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा है। और ये जो त्रिपुरा राज्य के पूरब में ये सबसे पहले असम राज्य है, और यहाँ पर ये भी पूरब में मिजोरम राज्य है। जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं। त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं अर्थात राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, और विधानसभा की 60 सीट है। जो त्रिपुरा का हाई कोर्ट है ये अगरतला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला पॉइंट है, त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है, और त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का प्रश्न समाप्त हुआ। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।